हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस। आज के क्लास में हम गणित शिक्षण के संबंध में कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके सामने, जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। यहाँ कुछ कथन दिए हैं ए बी सी और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ए कहता है गणित एक उपकरण है, गणित एक भाषा है, गणित एक प्रकार की कला है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं। गणित एक प्रकार का उपकरण भी है, गणित एक प्रकार की भाषा भी है, गणित एक प्रकार का कला भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। प्रश्न पूछ रहा है कि अनुपात और समानुपात के प्रत्यय को समझने के लिए जो आनुपातिक विवेचना की भूमिका है, इसको किसने उजागर किया था। तो इसका जो ऑप्शन है बी, जीन पियाजे ने, ये करेक्ट है, क्योंकि जीन पियाजे ने ही बताया था कि अनुपात और समानुपात के प्रत्यय को आनुपातिक विवेचना से कैसे समझेंगे। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहा है कि गणितीय अधिगम गणित सीखने के लिए, गणित सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए कह रहा है लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अरे ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वे कमज़ोर होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि वो कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, जो कुछ लोगों के लिए ही है, यह तो बिल्कुल गलत है। गणित एक विशेष विषय है, विशेष विषय में रख सकते हैं, किंतु ये कुछ विशिष्ट लोगों के लिए है, ऐसा कहना गलत होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अनौपचारिक एल्गोरिदम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, ये भी कहना गलत है, नहीं होगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। हाँ, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि बच्चे को पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिखा लीजिए, उसके बाद शून्य बताइए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो बच्चा फिर समझ नहीं पाएगा, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। बच्चे को संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है कि जब बच्चा संख्या ज्ञान समझ ले कि संख्या होता क्या है, तब उसको शून्य का इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि हाँ, शून्य भी कोई संख्या है और शून्य से संख्याएँ बढ़ाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। प्रकाश नहीं डालता है किसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन। यहाँ कुछ कथन दिए हैं, तो वो किसमें प्रकाश नहीं डालता है, विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण। गणित में की गई, यहाँ पे देखेंगे कि गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, और किसके द्वारा किया गया है, विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन वे अधिगम का हिस्सा है, नहीं, ये भी नहीं होगा। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी हैं वही केवल जानकारी प्राप्त करने के मूल्यवान स्रोत हैं, ये भी नहीं होगा। वे अध्यापिका का उसकी कक्षा का आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ठीक है,
अगला सवाल, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए, किसके संदर्भ में भाई, गणित के संदर्भ की बात की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों के लिए और किसके संदर्भ में, गणित के संदर्भ में। ऑप्शन ए कहता है उसके पास मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान की प्राचुरता होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा गांव से आता है वो मौखिक गणित जानता है और क्योंकि वो पारंपरिक तरीके से उसको सिखाया गया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो रहा है। अच्छा, बी क्या कहता है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी गणित की में संचारण निपुणता निकृष्ट है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गणित का संचारण उसमें नहीं है, यानी कि जो गांव से बच्चा आ रहा है वो निपुण नहीं है गणित के संचारण में। ऑप्शन डी कह रहा है उन्हें विधिवत गणित सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम बिल्कुल गलत बात है भाई। यहाँ गणित सीखने की आवश्यकता सबको है, क्योंकि वह उनके काम आएगा, और यहाँ लिख रहा है क्योंकि उनके काम नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अभिगृहित का मतलब होता है एग्जाम्पशन समझ लेते हैं, जो हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये ही, माना कि x बराबर ये, ठीक है, इसी के संदर्भ में बात हो रहा है। ऑप्शन और बी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, अभिगृहित विशेष प्रमेय है, अभिगृहित परिभाषाएं हैं, अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर कोई एजम्पशन मानने पर अगर x बराबर हम 2 मान लेते हैं तो वो अगर सिद्ध कर दें तो वो कभी परिभाषा नहीं बनेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और x बराबर 2 कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परिभाषा ही होगा, इसलिए ये भी नहीं है। और ये x बराबर 2 मानते हैं या फिर x बराबर 3 मानते हैं, जो भी मानते हैं, कोई भी एग्जाम्पशन हम लेते हैं तो वो कोई विशेष प्रमेय नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभिगृहित प्रस्ताव है। केवल हम मान लेते हैं कि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, वगैरह वगैरह, जो भी मान लिया जाता है, केवल जिन्हें मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे केवल और केवल ए स्टेटमेंट सही है, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी है। उपयुक्त रणनीति कौन सी है, किसके लिए भैया, मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए। मुद्रा के योग के कौशल को पढ़ाने के लिए तो यहाँ पे रोल प्ले मॉडल है, रोल प्ले करके बताएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे कुछ विधियाँ दी गई हैं, इसमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, और कहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर, मतलब 0 to 5, अगर केजी से बच्चे को 5 तक हम पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि उसके लिए उपयुक्त है। चलिए नहीं, केजी नहीं, उच्च प्राथमिक, सॉरी, यहाँ प्रश्न में दिया है उच्च प्राथमिक स्तर। प्रश्न में क्या दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर, तो यहाँ ध्यान देंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए तो प्रदर्शन विधि हो सकता है, व्याख्यान विधि भी हो सकता है, गणित आधारित निगमन भी अधिगम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो समस्या समाधान विधि है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए बच्चे को समस्या समाधान विधि सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। अगले सवाल में चलते हैं, फिर यहाँ भी वैसा ही सवाल पूछ रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ये जो क्लास 6 7th 8th की बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सबसे आवश्यक है। इसमें कुछ 4 बिंदुएं दी गई हैं, इसमें से कौन सा आवश्यक है। एक समस्या को कई बार हल करना, किसी एक समस्या को कई बार हल करना, चलो ये करते हैं, लेकिन ये सबसे आवश्यक नहीं है तो इसको नहीं लेंगे अभी हम। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, हाँ ये सही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि
उच्च प्राथमिक स्तर पर जब भी गणित बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसको ये कहा जाए कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो एक नहीं अपितु विभिन्न तरीकों से खोज करे, यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सभी सूत्रों को याद करना। चलो सूत्र तो याद करते हैं, लेकिन ये कोई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। शिक्षक जो बोर्ड पर लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना, ये तो बिल्कुल गलत है, नकल करना। चलिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, गणित संचारण आलेख करता है। गणितीय संचारण आलेख करता है क्या, आलेख नहीं, उल्लेख, क्या उल्लेख करता है, क्या बताता है। पहला ऑप्शन ये दिया है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। यहाँ पे देखेंगे, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण उल्लेख क्या करता है, गणितीय विचारों के समाहित और संगठित करने की क्षमता को डेवलप करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, जो कि नहीं होगा। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ये भी नहीं। और गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, ये भी नहीं जरूरी है। गणितीय संचारण सिर्फ और सिर्फ क्या उल्लेख करता है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों, मतलब क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। दो या दो से अधिक विमा, यानी कि उसके पास डायमेंशन या तो दो डायमेंशन का है या तो दो से अधिक डायमेंशन का है। तो इसमें से सबसे अधिक उपयुक्त क्या माना जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त क्या माना जाएगा निम्न में से। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, अप्रामाणिक इकाइयों का प्रमेय, दूसरा आकलन, तीसरा प्रेक्षण और चौथा अध्यारोपण। तो यहाँ पे देखोगे भाई, यहाँ अगर हम डायमेंशन की बात करें और किसी डायमेंशन से उसके क्षेत्रफल की बात करें और उसके एरिया की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम देख पाएंगे कि उसका जब हम प्रेक्षण करेंगे, यानी कि उसको जब जानने की कोशिश करेंगे, तो ही हम वहाँ पे बता सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसलिए यहाँ पे जो सर्वाधिक उपयुक्त टर्म हो रहा है, ये प्रेक्षण हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। एक संख्या हाँ, यहाँ देखेंगे, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए, किसका दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, योग, व्यकलन, स्थानीय मान, गुणा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, वहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्थानीय मान। यानी कि स्थानीय मान की जानकारी अगर हमें है तो हम समझ जाएंगे कि दशमलव का निरूपण कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं, यहाँ पे कुछ संक्रियाएं दी गई हैं, जैसे कि योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाओं की, तो वो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है योग, व्यकलन, गुणा और भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। निम्नलिखित में से कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। देखो भाई, अगर संख्या समझना है तो पंक्तिबद्धता, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। गणना करना मतलब काउंटिंग कर लेना, अंक लिखना, लिख देना। यहाँ पर संरक्षण, तो संरक्षण जो टर्म दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है। और अगर इस रिगार्डिंग बात करनी हो कि संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे हो रहा है, संरक्षण। क्योंकि पंक्तिबद्धता भी है, गणना भी है, अंक लिखना भी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर
चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है। यानी कि जो मूलभूत संक्रिया क्या होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। ठीक है, कह रहा है कि पूर्णांकों के साथ भी, भिन्नों के साथ भी और दशमलव संख्याओं के साथ अगर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करते हैं तो वो कौन सी अवस्था होगी? विभाजनात्मक अवस्था में है, उत्पादन अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है या परिमाणात्मक अवस्था में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम संक्रिया की बात करें तो वो संक्रियात्मक अवस्था में ही होगी, यानी कि जोड़ रहे हैं तो जोड़ा जाएगा, घटा रहे हैं तो घटाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो करेक्ट हो रहा है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या संक्रियात्मक अवस्था में है, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सीटेट में कई बार पूछा गया है, आपके इस पे एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा पूछता है एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। सिफारिश करना मतलब ये बताना चाहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। उच्चतर गणित के तैयारी के लिए, ठीक है, चलो मान लेते हैं, गणित के अमूर्त विचार जानना। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी में जोड़ने से सहायता करना। चौथा क्या है? विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक ज़िंदगी से जोड़ने में सहायता करना। किससे? दैनिक ज़िंदगी में जोड़ने से सहायता करने की बात कर रहा है। तो जब भी हम एनसीएफ 2005 की बात करेंगे तो हमेशा यही बताएगा कि वो बच्चों के दैनिक ज़िंदगी से जोड़ के पढ़ाया जाए, यही एनसीएफ 2005 कहता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक ज़िंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यही एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना। संप्रेषण मतलब अपनी बात कहना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? ऑप्शन ए दे रहा है कि बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। अच्छा, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो देखो भाई, संप्रेषण का मतलब क्या है कि वो बातों को समझ जाए सुव्यवस्थित ढंग से और स्पष्ट तरीके से समझ जाए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का जो उल्लेख किस क्षमता से विकास कौन सी क्षमता होगा, तो ये ऐसा संभव हो पाएगा इसमें सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, मान लो कि कोई शिक्षार्थी है, पढ़ाने वाला है, तो उसको जो है शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है। संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, जैसे कि ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि उसके परिकलन में समस्या हो रही है कि क्या परिकलित हो रहा है, या वो कैलकुलेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या संख्या दिया गया है उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस समस्या का क्या नाम होगा? तो देखो, लिखने की जो अक्षमता होती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, और गणितीय अक्षमता यानी कि अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो उसे हम डिस्कैलकुलेसिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अगर कोई शिक्षार्थी है जिसको संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, संख्याओं यानी कि गणित की बात कर रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है कि इसको हम डिस्कैलकुलेसिया बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम है गणित अक्षमता, इसको इंग्लिश में डिस्कैलकुलेसिया कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार, वैन हिले यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी बात कर रहा है, इनके ज्यामितीय स्तर, इन्होंने कुछ ज्यामितीय स्तर दिए हैं, इनके अनुसार विद्यार्थी हैं आकृति को दिखाकर दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, वे हैं क्या है? इनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा
क्योंकि मानसिक चित्रण यहाँ पे स्तर 0 की बात करता है। और वह नीले बताते हैं कि जो इनका स्तर 0 मानसिक चित्रण है वो बच्चों को आकृति दिखाता है और उसके मानस पटल पर यानी कि बच्चों के दिमाग में वो फिगर बन जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है कि वह नीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को दिखाकर दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। वो स्तर 0 है मानसिक चित्रण। ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यू को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और मैक्सिमम कोशिश करें कि हम हर विषय का आपको एमसीक्यू देंगे। अभी ये गणित का पहला है, इसके बाद पदार्थ विज्ञान की देंगे और बाकी आपके जो कंपलसरी पेपर हैं उसके वीडियो लगातार आते रह रहे हैं। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें। धन्यवाद।